हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम वो लेक्चर लेके आ गए हैं जिसका था आपको इंतज़ार। आज है हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसके अंदर हम गॉस लॉ के ऊपर जेईई मेंस और जेईई एडवांस में बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेस्ट क्वेश्चन चुन चुन के पिकअप करके लेके आया हूँ आप लोग के लिए। आप लोग को करना क्या है, पेन पेपर लेके बैठना है और क्वेश्चंस को पहले पॉज करके ट्राई करना है और तब तक रिज्यूम नहीं करना है जब तक कि इसका आंसर ना जाए, और उसके बाद रिज्यूम करके आपका इसका आंसर देखना है। इसी प्रोसीजर के साथ आपको पूरा लेक्चर फॉलो करना है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो आज के लेक्चर शुरू करने से पहले 2 मिनट का आपको बता देता हूँ कि लेक्चर के अंदर आपको कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है। आज के लेक्चर फुल गॉस लॉ के बेस्ड है। गॉस लॉ मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तो आपको कौन से फॉर्मूला ध्यान रखने हैं कि जो फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम फ्लक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान रखना है जो हम एरिया वेक्टर लेते हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये बात पहला बात। दूसरी बात, हम जो डी ए लेते हैं यहाँ पर ये कौन सा एरिया लेते हैं हम, गॉसियन सरफेस का। जो भी हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे उसका एरिया हम डी ए लेते हैं, ये वाला। और यहाँ पर ये कोई इनसाइड होता है, ये होता है चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसको हमको यहाँ पर लेना होता है। जैसे यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, जैसे इस तरह से देखो, जैसे ये पूरा मेरा गॉसियन सरफेस है और अंदर स्फीयर है और खाली चार्ज पूरे स्फीयर में है, इसका रेडियस r है और गॉसियन सरफेस का रेडियस, ये मेरा गॉसियन सरफेस है बाहर वाला। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड कहाँ पर लोगे, क्यू इनसाइड आप सिर्फ कैपिटल R तक रेडियस तक लोगे, बिकॉज हमारा जो चार्ज है ये सिर्फ इसी स्फीयर के अंदर है, इधर कोई चार्ज नहीं है। तो भले गॉसियन सरफेस के अंदर गॉसियन सरफेस इतना बड़ा है लेकिन चार्ज तो सिर्फ यहाँ तक है, तो हमारा जो यहाँ वाला चार्ज रहेगा उसके अंदर हम ये कैपिटल R लिखेंगे। लेकिन अगर गॉसियन सरफेस अंदर हो, अगर ये मेरा गॉसियन सरफेस छोटा सा और रेडियस स्मॉल r हो, तब तो चार्ज जो है हमको सिर्फ स्मॉल r तक ही कंसीडर करना है, बिकॉज जो क्यू इनसाइड होता है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस होता है। भले यहाँ पर चार्ज पूरे में हो बट हमारा कैपिटल रेडियस स्मॉल r तक ही चार्ज लेना है हमको, बिकॉज हमारा गॉसियन सरफेस अंदर है। तो इसी बात आपको ध्यान रखना है। और ये डी ए तो हमेशा गॉसियन सरफेस का रहेगा, ठीक है। जो डी ए एरिया रहता है वो तो हमेशा गॉसियन सरफेस का रहेगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इतने ही इन्फॉर्मेशन के साथ, सिर्फ इतने ही फॉर्मूले के साथ हम आज का पूरा लेक्चर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको रफ करके हम क्वेश्चंस की सीरीज़ को करना शुरू करते हैं, ठीक। क्वेश्चन की सीरीज़ को करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर देखते हैं। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेसिस। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन आप पहले पॉज कर लो, पहले आप क्वेश्चन को पॉज कर लो फिर इसको रिज्यूम करना, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन में दिया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस इज, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है। एक मिनट यहाँ पर इसका वो कर देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, वो हमको दिया है 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप यहाँ पर दिया है। वेयर ई नॉट इज़ द पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। ई नॉट जो है वो कांस्टेंट है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ शीट ऑफ एरिया 0.3 मीटर स्क्वायर लाइंग इन YZ प्लेन। एक हमको एरिया दिया है जो कि YZ प्लेन में है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा z एक्सिस है। एक एरिया दिया है जिसका एरिया है 0.3 मीटर स्क्वायर। एक इस तरह का सरफेस दिया है, शीट दिया है हमको जिसका एरिया है 0.3 मीटर स्क्वायर। और हमको क्या दिया है यहाँ पर, लाइंग इन YZ प्लेन, ठीक है। YZ प्लेन में लाई कर रहा है। दूसरा बोला है अनदर शीट ऑफ एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर लाइंग इन XZ प्लेन। ये XZ प्लेन है, यहाँ पर भी एक शीट है इस तरह से, और जिसका एरिया जो है, इसका जो एरिया है ये है 0.4 मीटर स्क्वायर।
और क्वेश्चन ने क्या बोला है, लाइंग इन द एक्सिट प्लेन, ओके, पासिंग थ्रू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस अपॉन फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस। तो इसका जो फ्लक्स है इसको हमने φ1 बोला है और इसका जो फ्लक्स है हमने φ2 बोला है। तो फ्लक्स 1 अपॉन फ्लक्स 2, φ1 अपॉन φ2 का रेशियो हमको ढूंढना है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हमको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पर होता है ई वेक्टर डॉट और डी ए वेक्टर। ये डी ए जो होता है एरिया वेक्टर होता है। तो हम एक दोनों सरफेस का ढूंढ लेते हैं। फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एरिया वेक्टर कहाँ है, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाई जेड एक्सिस है, तो एरिया वेक्टर होगा इन द एक्स डायरेक्शन, जो एरिया वेक्टर होगा इन द आई कैप डायरेक्शन होगा, बिकॉज सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। और जो हमारा ई डी ए कॉस थीटा लिखते हैं, थीटा होता है एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई और जे के एक डायरेक्शन में दिया है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है। तो जो हमारा वाई के वाला डायरेक्शन होगा, बिकॉज हमारा एरिया वेक्टर जो है इन द एक्स डायरेक्शन है, तो जो वाई एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ कितना एंगल बना देगा, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारा फ्लक्स आएगा इस सरफेस के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस वाला। तो यहाँ पर हम लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरा, सिर्फ आई वाला कंपोनेंट लिखता हूँ 3/5 ई नॉट आई कैप डॉट डी वेक्टर क्या है मेरा 0.3 मीटर स्क्वायर, और उसका जो एरिया वेक्टर है कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, इन द आई डायरेक्शन। यहाँ पर मेरा हो जाएगा 3/5 ई नॉट इंटू 0.3, ये है मेरा फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। अब सेकंड सरफेस की बात करता हूँ, फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस, सेम फॉर्मूला हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखो ये सरफेस, सेकंड सरफेस हमारा एक्जेड प्लेन में है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो इन द वाई एक्सिस आएगा, एरिया वेक्टर आएगा इन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी वाई एक्सिस वाला इसके साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, और जो एक्स एक्सिस वाला है उसके साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो एक्स वाला इस बार 0 हो जाएगा और इस बार सिर्फ वाई कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4/5 ई नॉट जे कैप। आप वैसे भी समझ सकते हो कि जो एरिया वेक्टर है इन द जे कैप डायरेक्शन है, तो आई कैप का कंपोनेंट के साथ आई डॉट जे क्या होता है 0, बट जे डॉट जे क्या होता है 1, उस तरह से भी आप समझ सकते हो। और इसका डी ए वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, इन द जे कैप डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 0.4, यहाँ पर लिख दो 0.4 इंटू जे कैप। तो ये क्या आ रहा है 4/5 इंटू 0.4। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो क्या आ रहा है आपका, फ्लक्स 1 अपॉन फ्लक्स 2 क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर रेशियो लो, इसका रेशियो आ जाएगा 3/5 इंटू 0.3, और यहाँ पर आ रहा है 4/5 इंटू 0.4, तो 5 से 4 कैंसिल, तो 9/16 इसका रेशियो आ रहा है मेरा। फ्लक्स 1 का रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ पर ऊपर आ रहा है 0.9 अपॉन 1.6, इसको आप लिख सकते हो 9/16। तो मेरा आंसर क्या आ गया 9/16, जो कि कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, जो कि है ए ऑप्शन। ठीक है, तो फ्लक्स 1 अपॉन फ्लक्स 2 का आंसर क्या आ गया 9/16। इसमें सिर्फ इतना बात का ध्यान रखना था कि जो एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है, देखो एरिया वेक्टर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वजह से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होगा उसी की वजह से सिर्फ फ्लक्स जनरेट होगा, बिकॉज वो ही अंदर से पास करेगा। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। तो यहाँ पर से पहला क्वेश्चन रफ करता हूँ। ठीक है, अब करते हैं अपना हम सेकेंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होप करता हूँ आपको समझ पड़ा होगा। तो अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4। यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से डायग्राम दिया है, कुछ यहाँ पर इस तरह से डायग्राम दिया है। ठीक, यहाँ पे इस तरह से डायग्राम दिया है, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक, यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। बोला है अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4 इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज 6 कूलम इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन विथ सेंटर -a,2। यहाँ पर इसका सेंटर दिया है जो कि है -a,2, 0,0, इसका सेंटर दिया है, और यहाँ पे डिस्क इस तरह से कुछ ड्रॉ करके दिया है। और डिस्क के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, डिस्क के ऊपर टोटल चार्ज है 6 कूलम। जो जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम करते जाते हैं। आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। जहाँ जो जो क्वेश्चन में बोला है वही हम करते जाते हैं। फिर क्या बोला है, अ रॉड ऑफ लेंथ a कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस फ्रॉम x = a/4।
देखो ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो x इक्वल टू a/4 से लेके x इक्वल टू कहाँ तक, 5a/4 तक। और रॉड का जो लेंथ है वो कितना है, रॉड का जो लेंथ है वो a है। अब देखो यहाँ पर ये -a/2 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो हो जाएगा मेरा +a/2 हो जाएगा, कॉमा 0 कॉमा 0। इस तरह से मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बिकॉज ये तो एग्जैक्टली स्क्वायर है। और रॉड ऑफ लेंथ, और इसका जो रॉड के ऊपर जो टोटल चार्ज है, रॉड के ऊपर जो टोटल चार्ज है कितना कूलम का है, 8 कूलम। ठीक, और क्या बोला यहाँ पर, 2 पॉइंट चार्जेस -7 कूलम एंड -3 कूलम, सॉरी -7 कूलम एंड 3 कूलम। तो -7 कूलम कहाँ पर है, a/4 -a/4 मीन्स x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव मीन्स हमारा यहाँ पर एक जो चार्ज दिया है इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है, a/4 -a/4 0। और ठीक है, और ये चार्ज कितना दिया है, -7 कूलम। ये चार्ज कितना दिया है, -7 कूलम। और 3 कूलम का चार्ज कहाँ पर दिया है, -3a/4, जो कि यहाँ पर दिया है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है हमको, -3a/4 0। कंसिडर द क्यूबिकल सरफेस फॉर्म बाय 6 सरफेसेस। ठीक है, एक क्यूबिकल सरफेस है फॉर्म बाय द 6 सरफेसेस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस इज, जो क्यूबिकल का ये सरफेस है इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, यही हमको यहाँ पर ढूंढना है। क्यूबिकल सरफेस है, ठीक है, ये स्पेरिकल है, रॉड है, यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर कि फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इनसाइड, फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एक रॉड भी है, यहाँ पर ये स्फीयर भी है, यहाँ पर ये चार्ज है, यहाँ पर ये चार्ज है। ये सब की वजह से फ्लक्स ये क्यूबिकल सरफेस पर कितना पड़ रहा है वही हमको ढूंढना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन में बहुत घुमा फिरा के बोला है। देखो यहाँ पर टोटल 6 कूलम है। ठीक, यहाँ पर इसका जो रेडियस है कितना है, इसका जो रेडियस है वो है a/4, इसका रेडियस है a/4। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आधा जो स्फीयर है वो क्यूबिकल सरफेस के अंदर आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ हमारा जो फ्लक्स होगा यहाँ पर सिर्फ इतने चार्ज की वजह से होगा, सिर्फ इतने चार्ज मीन्स यहाँ पर 6 कूलम है, आधा सरफेस अंदर आ रहा है, तो हमारा जो फ्लक्स होगा यहाँ पर उसमें सिर्फ 3 कूलम वाला कंट्रीब्यूट करेगा। बिकॉज आउटसाइड हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्यू इनसाइड लिखते हैं ना, तो जितना चार्ज इनसाइड रहेगा उतने की वजह से सिर्फ फ्लक्स होगा यहाँ पर, तो इतना ही चार्ज सिर्फ इनसाइड है। तो 6 कूलम का आधा मीन्स हमारा जहाँ यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो फ्लक्स ड्यू टू स्फीयर लिख सकता हूँ, फ्लक्स ड्यू टू रॉड लिख सकता हूँ, और फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो फ्लक्स ड्यू टू स्फीयर क्या आ रहा है मेरा, 3, देखो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 3c/ε0, 3 कूलम अपॉन ε0। अब सेकंड फ्लक्स ड्यू टू रॉड क्या होगा, देखो रॉड पर टोटल चार्ज है 8 कूलम। हमको देखना है कि रॉड का कितना पार्ट अंदर है। देखो ये a/4 है और ये a/2 है, तो रॉड का कितना पार्ट अंदर है, a/4 - a/2 होता है a/4, और ये है मेरा टोटल 3a/4। मीन्स रॉड का जो है 1/4 पार्ट अंदर है। रॉड का कितना पार्ट अंदर है, 1/4 पार्ट, मतलब अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दे तो उसमें से 1 पार्ट अंदर है। तो 8 कूलम का चार्ज है वो भी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 8 कूलम में से सिर्फ जो 2 कूलम है वही कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में, बिकॉज ये अंदर है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 2 कूलम अपॉन ε0। अब देखो फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज, एक अंदर है एक बाहर है। बाहर वाला तो पता है हमको, बाहर वाले की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होता, फ्लक्स हमको सिर्फ इनसाइड चार्ज की वजह से देखना होता है। तो इसके वजह से तो फ्लक्स 0 आएगा। अब इसके वजह से बिकॉज ये पॉइंट चार्ज पूरा अंदर है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पूरा फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पर -7 कूलम है, तो -7 का -7 कूलम फ्लक्स आएगा, -7/ε0। तो फ्लक्स जो नेट होगा यहाँ पर, जो पूरे क्यूबिकल सरफेस पर नेट फ्लक्स आएगा वो हमारा क्या होगा, इन सब का देखो एडिशन हो जाएगा। तो 3 + 2 5 -7 हो जाएगा, -2 कूलम अपॉन ε0, -2 कूलम अपॉन ε0। तो नेट फ्लक्स क्या आ रहा है यहाँ पर, -2 कूलम अपॉन ε0। ये बात आपको ध्यान रखना था। यहाँ पर किस तरह से फाइंड किया, यहाँ पर हमने देखा कि रॉड का कितना पार्ट क्यूबिकल सरफेस के अंदर आ रहा है और स्फीयर का कितना पार्ट क्यूबिकल सरफेस के अंदर आ रहा है, और उसी का हमने नेट फ्लक्स फाइंड कर लिया जो कि आया -2 कूलम अपॉन ε0। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ। ठीक, जो भी क्वेश्चन नया है पहले उसको आपको ट्राई करना है और फिर उसको समझना है कि किस तरह से उसको सॉल्व करा जाता है। देखो कैमरा ऑन है कि नहीं यहाँ पर, ओके कैमरा तो ऑन है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना 3rd क्वेश्चन। ओके,
थर्ड क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अब इसको भी हम करना शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस 2015 में आया था क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन में बोला है इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर कुछ इस तरह से डायग्राम दिया है, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से डायग्राम है। ये है मेरा जेड एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर इस तरह से रॉड रखा हुआ है एक, ये देखो यहाँ पर इस तरह से। और ये कितना डिस्टेंस है, √3a/2 डिस्टेंस ऊपर है, कौन से एक्सिस में, जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पर, इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा, ठीक है। इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है वो लैम्बडा दिया है। पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल दिया है ये, इन द वाई जेड प्लेन, ओके वाई जेड प्लेन में है वो, एट z इक्वल टू √3a/2, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD, यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगुलर सरफेस दिया है। यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगुलर सरफेस दिया है, आप इमेजिन कर पा रहे हो फिगर को। यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगुलर सरफेस दिया है, इसका जो लेंथ है, इस तरह से जो लेंथ है वो L है, और यहाँ पर जो लेंथ है वो A है। ये ABCD पॉइंट है, ABCD, ठीक, ओके। और ये मेरा पॉइंट O सेंटर है यहाँ पर, और ये C पॉइंट है, ठीक। यहाँ पर इतना फिगर दिया है। क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में बोला है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ABCD, मीन्स ये रॉड के अंदर से अगर रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर जो फ्लक्स आ रहा है इन द XY प्लेन, वो आ रहा है मेरा, देखो फ्लक्स ऑन ABCD जो आ रहा है मेरा, वो क्या आ रहा है मेरा, λL/N/ε0, ये मेरा फ्लक्स की वैल्यू आ रही है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमको यहाँ पर n की वैल्यू ढूंढना है कि n कितना होगा। हमको यहाँ पर क्या ढूंढना है, n की वैल्यू, तो n कितना होगा। तो क्वेश्चन समझ पड़ा आपको। देखो यहाँ पर इस तरह से एक रॉड रखा है, समझो यहाँ पर इस तरह से एक इनफाइनाइट रॉड रखा है, ये पूरा रॉड इनफाइनाइट है, और इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो लैम्बडा है। बोल रहे हैं क्वेश्चन में, आप समझो यहाँ पर सपोज ये मेरा रॉड है, ठीक, ये मेरा क्या है, एक रॉड है। अब ये रॉड के जरिए से तो हर डायरेक्शन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी, पूरे 360 डिग्री में हर डायरेक्शन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। और समझो यहाँ पर नीचे में कोई ये प्लेट डाल दूँ, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझो, देखो नीचे समझो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट रखा हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से रॉड रखा है। फिगर इमेजिन कर पा रहे हो आप, ऊपर रॉड रखा है और नीचे जो है इस तरह से प्लेट रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि रॉड के जैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, तो इसके सिर्फ रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, अगर उसकी वैल्यू λL/N/ε0 होती है, तो n की वैल्यू क्या होगी, वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। मतलब आप समझ रहे हो कि रॉड के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू हर डायरेक्शन में होगा, पूरा 360 डिग्री में होगा इस तरह से, लेकिन कुछ उसके अंदर से इसके अंदर से भी पास करेगा ना, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से भी पास करेंगी, ठीक। तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, वही हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो पहले एक काम करते हैं, पूरे रॉड के जैसे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हम ढूंढते हैं। देखो रॉड का जो है, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स नेट होता है Q इनसाइड अपॉन ε0, ठीक है। तो रॉड का Q इनसाइड क्या होगा, बिकॉज इसका चार्ज पर यूनिट लैम्बडा दिया है, तो हम लैम्बडा इक्वल टू लिख सकते हैं Q इनसाइड अपॉन ε0, तो हो सकता है लैम्बडा इंटू ε0, और Q इनसाइड अपॉन रॉड का जो लेंथ है वो, देखो यहाँ पर इतना लेंथ है L, यहाँ पर इतना लेंथ है L, तो इतना लेंथ में अगर टोटल फ्लक्स ढूंढूँ मैं, अगर इतने लेंथ में टोटल फ्लक्स ढूंढूँ रॉड का, तो हो जाएगा λL इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं λL अपॉन ε0। ये क्या होगा, ये सिर्फ L लेंथ के अंदर, ये L लेंथ के अंदर पूरा 360 डिग्री में कितना फ्लक्स आ रहा है वो हमने ढूंढा है। L लेंथ के अंदर पूरा 360 डिग्री में कितना फ्लक्स आ रहा है वो हमने ढूंढा है, बट हमको तो फ्लक्स सिर्फ ये रेक्टेंगुलर सरफेस में चाहिए कि रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही हैं, वही हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखते हैं कि ये रॉड जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। ये एंगल हम देख लेते हैं
कि रॉड जो है इसके ये सरफेस और ये सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है। देखो फ्लक्स तो पूरा 360 डिग्री में होगा, इस तरह से पूरा 360 डिग्री में होगा हर डायरेक्शन में, लेकिन इतने में सिर्फ कितना घुस रहा है, मीन्स इतने एंगल में कितना फ्लक्स घुस रहा है यहाँ पर, वही तो होगा रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर। तो ये एंगल हमको यहाँ पर ढूंढना है कि ये एंगल थीटा कितना होगा। तो इसको किस तरह से ढूंढते हैं, देखो यहाँ पर, इसको यहाँ पर ज्योमेट्री यूज़ करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल इसका ये साइड तो पूरा ए है, ये पूरा क्या है, ए है, इस साइड का पूरा लेंथ ए है, और यहाँ पर देखो ए है तो इसको मैं बीच में से इस तरह से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, a/2। मैंने इसको आधे से डिवाइड कर लिया यहाँ पर। अब देखो ये जो लेंथ है, ये हमको √3a/2 दिया है, ये जो लेंथ है ये हमको √3a/2 दिया है, मीन्स हमको ये बोला है कि ये √3a/2 है। हमको ढूंढना है ये थीटा एंगल, हमको क्या ढूंढना है, थीटा एंगल। तो यहाँ से मैं tan थीटा ढूंढ लेता हूँ। देखो थीटा तो पूरा है ये, ठीक है, ये पूरा थीटा है। तो हम क्या करेंगे, थीटा ढूंढ के उसको डबल कर देंगे। तो यहाँ पर से लिख सकता हूँ मैं, तो इसको मैं अल्फ़ा बोलता हूँ, ठीक। tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा हो जाएगा अपोजिट a/2, और एडजेसेंट क्या है, √3a/2। तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 1/√3। इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल टू आ रहा है 30 डिग्री। तो अल्फ़ा अगर 30 डिग्री है तो मेरा पूरा थीटा एंगल कितना होगा, पूरा थीटा एंगल हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू आ रहा है मेरा 60 डिग्री। क्यों, बिकॉज थीटा इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। ये पूरा एंगल मेरे को मिल गया 60 डिग्री। अब समझ रहे हो, 360 डिग्री में पूरा जो है फ्लक्स वो λL/ε0 निकल रहा था, तो 60 डिग्री में कितना फ्लक्स निकलेगा वही हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। देखो किस तरह से करता हूँ मैं, आगे देखो, यहाँ पर देखो पूरा 360 डिग्री था, अगर पूरा 360 डिग्री अगर कवर करूँ तो उसमें जो मेरा फ्लक्स आ रहा है वो λL/ε0 आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर खाली 60 डिग्री की बात करूँ कि 60 डिग्री के अंदर यहाँ पर इतने में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 60 डिग्री में कितना फ्लक्स आएगा। आप देख सकते हो 360 में λL/ε0 आ रहा है, तो 60 डिग्री में उसका 1/6 आएगा, 1/6, बिकॉज 66 360 होता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मेरा आंसर आ जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू ABCD हो जाएगा, फ्लक्स ड्यू टू ABCD आ जाएगा λL/6ε0। देखो 60 ऊपर जाएगा, 360 नीचे आएगा, 66 360। तो यहाँ पर जो मेरा फ्लक्स आ रहा है ABCD के अंदर वो आ रहा है λL/6ε0, और हमको बोला है कि λL/n आता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, देयरफॉर n इज इक्वल टू आ गया 6। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन आया था जिसमें n की वैल्यू क्या है, 6 है। किस तरह से आपको समझ पड़ा होगा। यहाँ पर रॉड के जरिए से तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, बट ये रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर से कितनी पास कर रही हैं वही हमको यहाँ पर ढूंढना था, और जिसकी वैल्यू आ गई n इक्वल टू 6। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो इसको रफ करके हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन आया नया सा उसको आपको पॉज करके ट्राई करना है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं समझ पड़ा तो फिर से एक बार उसको रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। ऐसे रिवाइंड कर लोगे आप तो आपको उसका सॉल्यूशन पक्के से समझ पड़ जाएगा। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन JEE एडवांस में आया था, JEE एडवांस 2018 में, ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर देखो, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहले इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। मेरे हिसाब से उसी तरह का कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू द Z एक्सिस एंड कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। देखो यहाँ पर फिगर दिया है हमको इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से हमको फिगर दिया है, और यहाँ पर बोला है कि ये जो है मेरा सेंटर पॉइंट है O, और ये मेरा Z एक्सिस है, ये मेरा Z एक्सिस है, और यहाँ पर हमको एक रॉड दिया है, ठीक। यहाँ पर इस तरह से हमको रॉड दिया है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है लैम्बडा है, और ये रॉड जो है इन्फिनिटली इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक। क्या बोला है यहाँ पर, इट पियर्सेस अ थिन, देखो इट पियर्सेस अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल। ये जो मेरा स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल मतलब चार्ज जो रहता है पूरे सरफेस पर ही रहता है,
of the radius r in such a way that RPQ sustained an angle of 120 डिग्री। यहाँ पर इस तरह से कर रहा है कि जिससे जो मेरा आर्क बना रहा है एंगल, वो पूरा एंगल बना रहा है 120 डिग्री का। यहाँ पर इस तरह से बोला है एट द सेंटर ऑफ द एज शोन इन द फिगर द परमिटिविटी इज एप्सिलॉन नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, बोल रहे हैं कि कौन सा इसके अंदर से ट्रू होगा। तो इसको एक ही तरीका है सॉल्व करने का कि आप ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक कर दे जाओ। तो पहले हम यहाँ पर ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोला है यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द शेल इज √3r लैम्ब्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये शेल के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, √3r लैम्ब्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहला ऑप्शन बोला है। तो देखो यहाँ पर ये मेरा रॉड दिया है जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्ब्डा दिया है। तो ये रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में निकलेगी, बट सेल के अंदर तो सिर्फ इतना ही पार्ट है रॉड का। सेल के अंदर कितना पार्ट है रॉड का, सिर्फ इतना ही पार्ट है। तो सेल के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो रॉड के सिर्फ इतने ही पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो सेल के अंदर तो मीन्स हमारा मेन क्या है कि रॉड का लेंथ ढूंढना। अगर हमको रॉड का लेंथ मिल जाएगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो फ्लक्स नेट लिख देंगे हम, फ्लक्स नेट लिख देंगे। रॉड का लेंथ लैम्ब्डा है तो लैम्ब्डा देखो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड को लिख दूंगा मैं लैम्ब्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो एल लेंथ है हमको, ये जो एल लेंथ है यही हमको ढूंढना है यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर। तो एल लेंथ किस तरह से ढूंढेंगे, देखो यहाँ पर ये 120 डिग्री है तो बीच में से इस तरह से डिवाइड करता हूँ, ये मेरा रेडियस आर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। यहाँ पर ये लेंथ मेरा आर है, ये 60 डिग्री है। तो साइन थीटा से मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको अगर ओ ए, अगर इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल दूँ, तो इन ओ ए बी के अंदर देखो क्या हो जाएगा मेरा साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 इक्वल टू ए ओ अपॉन साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट ए बी अपॉन ए ओ हो जाएगा। तो साइन 60 होता है √3/2 और ए बी क्या है मेरा ए बी हमको ढूंढना है और ए ओ जो है मेरा आर है। तो मेरा ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए बी की वैल्यू आ रही है r√3/2। तो अगर मेरा ए बी r√3/2 है तो पूरा कितना होगा, मेरा जो ए सी हो जाएगा, जो मेरा ए सी हो जाएगा वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा r√3। इसको डबल कर दूंगा तो हो जाएगा मेरा r√3। तो मेरे को रॉड का पूरा लेंथ मिल गया। मीन्स हमारा जो एल की वैल्यू है लेंथ इक्वल टू हो रहा है √3r। लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, √3r। तो फ्लक्स लिखता हूँ यहाँ पर, फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा, फ्लक्स हो जाएगा √3r लैम्ब्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन में दिया है √3r लैम्ब्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो सी ऑप्शन जो है वो तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज सी ऑप्शन में क्या दिया है, √2r लैम्ब्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैमरा इज ऑन, ओके। तो सी ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल इज √2 लैम्ब्डा अपॉन, तो वो तो रॉन्ग हो गया और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब बचा रह गया बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन में क्या बोला है, द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। बिल्कुल सही बात बोली है। देखो जेड कंपोनेंट तो इस ऊपर डायरेक्शन में है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सेल में किस डायरेक्शन में होगा, चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा ना, बिकॉज ये रॉड है, रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी यहाँ पर। और इस पॉइंट पर लोगे तो इस डायरेक्शन में होगी, इस पॉइंट पर लोगे इस डायरेक्शन में होगी, चाहे किसी भी पॉइंट पर लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरह से होगी ऊपर के डायरेक्शन में। मीन्स जेड कंपोनेंट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जेड कंपोनेंट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है मेरा वो भी करेक्ट है, बी ऑप्शन है मेरा वो भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन में क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द सेल एट ऑल द पॉइंट्स। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है सरफेस के हर पॉइंट पर। तो ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज यहाँ पर रॉड है। अगर स्पेरिकल सेल के अंदर यहाँ पर चार्ज रखा होता तब नॉर्मल होता, लेकिन यहाँ पर रॉड है तो रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी। अब भले वो नॉर्मल हो या ना हो, देखो ये नॉर्मल कहाँ पर है, सरफेस के नॉर्मल नहीं है, सिर्फ इसी पॉइंट पर नॉर्मल आएगी। लेकिन बोल रहे हैं कि हर पॉइंट पर नॉर्मल है, हर पॉइंट पर नॉर्मल है, इसलिए वो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। किस तरह से आपको समझ पड़ेगा, बिकॉज ये रॉड था, रॉड का लेंथ इतना था, इतने लेंथ की वजह से ही फ्लक्स आएगा ये स्फीयर के अंदर। तो हमने वो फ्लक्स ढूंढ लिया, हमारा जो आंसर आ गया वो √3r लैम्ब्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो इसको रफ करके हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको मैं रफ करता हूँ।
कैमरा बार बार चेक करना पड़ता है बिकॉज कभी कभी कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उसके बाद देखो हमने 4th क्वेश्चन कर लिया यहाँ पर, तो 5th क्वेश्चन करते हैं अपना। ठीक, तो देखो 5th क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो, तभी इसको आप रेज्यूम करना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज़ अ चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका जो रेडियस है वो हमको r दिया है। हैज़ अ चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम, इसका जो चार्ज है पूरे q है और पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं हल्के से, तो चार्ज जो है वो पूरे इस तरह से वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेयर के एंड अल्फा आर द कांस्टेंट। ओके, चार्ज डेंसिटी दिया है हमको यहाँ पर, चार्ज डेंसिटी दिया है के इंटू आर एस टू अल्फ़ा, के इंटू आर एस टू ए दिया है कि अल्फ़ा दिया है, चलो ए लिख देता हूँ मैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेयर के एंड ए आर कॉन्स्टेंट, आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर इक्वल टू आर बाई टू, स्मॉल आर इक्वल टू आर बाई टू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर बाई टू इस क्या बोला है 1/8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, 1/8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, ये हमको बोला है यहाँ पर। और इसके ऊपर से हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो। इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था, जिसके अंदर जो हमारा चार्ज डेंसिटी था वो यूनिफॉर्म नहीं था। तो उसको हमको कैसे सेल लेके करना होता है, स्पेरिकल सेल, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो पहले तो आप इसको पॉज करके ट्राई कर लो। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है हमको वेरिएबल दिए हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2, r/2 पॉइंट पर हमको यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बोल रहे हैं कि r/2 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस है। मीन्स सरफेस पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 1/8 कर दोगे तो वो r/2 पर है। हमको ढूंढना है यहाँ पर कि जो a है इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर। तो हमको सिंपल सा प्रोसेस करना है। एक बार हमको r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक बार r पर फाइंड करना है, और उसके बाद हमको दोनों को कंपेयर कर देना है। करते क्या है यहाँ पर देखो, लास्ट में हम इस तरह से इसको कंपेयर कर देंगे। यहाँ पर लिखो, मैं ऊपर लिख देता हूँ। हम करेंगे क्या, हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार एट r/2 पर ढूंढेंगे और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड एट r पर ढूंढेंगे, और दोनों को इस फॉर्मूले से हम कंपेयर कर देंगे और उसके ऊपर से हम a की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू r/2 पर ढूंढते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर r/2 पर ढूंढना है तो r/2 पर हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये r/2 पर ये है हमारा गॉसियन सरफेस फॉर r/2, बिकॉज हमको r/2 पर ढूंढना है, r इक्वल टू r/2 पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बिकॉज हमने r/2 पर ढूंढ लिया है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, बिकॉज हम यहाँ पर चार्ज डेंसिटी दिया है k इंटू आर एस टू अल्फ़ा, तो चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमको करना क्या होता है, एक स्पेरिकल सेल लेना होता है x डिस्टेंस दूर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम x डिस्टेंस दूर एक स्पेरिकल सेल काटेंगे इस तरह से, स्पेरिकल सेल x डिस्टेंस दूर जिसका विड्थ होगा dx। यहाँ पर इसको जूम करके दिखाता हूँ हम कर क्या रहे हैं। हम x डिस्टेंस दूर हमने एक स्पेरिकल सेल काटा जिसका जो विड्थ है वो है dx, इसका जो ये विड्थ है ये है dx। अब करेंगे क्या, हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इस तरह से, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे जो कि x डिस्टेंस दूर है, और उसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 से लेके r/2 तक कर देंगे। अगर इंटीग्रेशन हम 0 से लेके r/2 तक कर देंगे तो हमको यहाँ पर से पूरा चार्ज मिल जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रोसेस है। तो देखो फर्दर प्रोसेस करता हूँ मैं। इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम लिखता हूँ एक बार। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। देखो इसका जो रेडियस है वो x है, तो हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा 4/x² dx। वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/x² dx, एरिया इंटू लेंथ। अब फर्दर करता हूँ मैं यहाँ पर प्रोसेस। बिकॉज हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने एक छोटा सा स्पेरिकल सेल लिया है। तो स्पेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ dA वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो dA क्या होगा यहाँ पर, dA होगा इस सरफेस का
इस सरफेस का एरिया, हमने यहाँ पर इस स्फेरिकल सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ ना, तो इस सरफेस का एरिया क्या होगा यहाँ पर E इंटू 4 पाई ठीक है, E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, ओके, DA जो होता है हम यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, बिकॉज 4 पाई r/2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जो DA वेक्टर लेते हैं हम, DA वेक्टर वो किसका लेते हैं हम, गॉसियन सरफेस का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो DA वेक्टर होता है वो गॉसियन सरफेस का होता है, बिकॉज हमको वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब क्यों इनसाइड ढूंढना यहाँ पर माता मारी है, बिकॉज मैं सबको क्यों इनसाइड में कन्फ्यूजन होती है। तो क्यों इनसाइड ढूंढने के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पर, देखो इसका जो चार्ज डेंसिटी हमको रो दिया है, तो रो होता है क्यू इनसाइड अपॉन वॉल्यूम होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से क्यू इनसाइड लिख सकता हूँ मैं, और रो इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर रो क्या दिया है हमको, रो दिया है के इंटू आर एस टू ए इंटू वॉल्यूम कितना दिया है हमको, इस सरफेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। बिकॉज हम इतने सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इतने सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वही हम लेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने क्यू इनसाइड लिया है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r/2 तक। तो इसको इंटीग्रेट करता हूँ मैं, क्या आ रहा है मेरा, क्यू इनसाइड आ रहा है मेरा के इंटू r⁴ 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने यहाँ पर वेरिएबल x लिया है, तो यहाँ पर r की जगह पे हमको x रखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है वो x है। अब इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, 0 से लेके r/2 तक। तो यहाँ पर 0 से लेके r/2 तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर 0 से लेके r/2 तक इंटीग्रेट करेंगे। पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, k कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 4 पाई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है मेरा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा है, तो x⁴ प्लस अल्फ़ा इंटू डी एक्स, अंदर ये बच रहा है मेरा क्यू इनसाइड, ठीक। तो इसका आंसर क्या नहीं होगा मेरा, k इंटू 4 पाई होगा, और इसका हो जाएगा मेरा x⁵ प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा 0 से लेके r/2 तक। तो मेरा क्यू इनसाइड आ रहा है मेरा k इंटू 4 पाई, यहाँ पर r/2 रख दो, तो r/2 प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा, ये मेरा आंसर आ रहा है मेरा। तो यहाँ पर क्यू इनसाइड पुट कर दो, क्यू इनसाइड यहाँ पर पुट कर दो, तो मेरा पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा एट डिस्टेंस r/2। तो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। यहाँ पर देखो k इंटू 4 पाई, और यहाँ पर आ रहा है r/2 प्लस अल्फ़ा अपॉन नीचे आ रहा है मेरा 3 प्लस अल्फ़ा, और इसका एप्सिलॉन नॉट तो है ही यहाँ पर, ठीक है। इतना पार्ट तो यहाँ पर है ही। देखो यहाँ पर ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 3 प्लस अल्फ़ा है। तो यहाँ पर पावर जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज ये सेम है। तो देखो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 3 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है मेरा r/2 1 प्लस अल्फ़ा, r/2 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन क्या बच रहा है, नीचे ऊपर बच रहा है k अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बच रहा है मेरा 3 प्लस अल्फ़ा। होप करता हूँ आपको ये समझ पड़ रहा होगा कि यहाँ पर r/2 आ रहा है, ये 2 ऊपर से माइनस हो गया, तो 3 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 आ रहा है मेरा। उसको लिख लेते हैं हम साइड पर, यहाँ पर लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2 आ रहा है मेरा k अपॉन एप्सिलॉन नॉट r/2 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा। तो ये था मेरा r/2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हम r के लिए ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं रफ करके अब r के लिए ढूंढ लेता हूँ मैं, उसके बाद दोनों को कंपेयर कर देंगे। अब जे एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r ढूंढ लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r। अब हमको r पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हमको जो गॉसियन सरफेस होगा वो r पॉइंट के लिए लेना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस जो है वो r पॉइंट के लिए लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्टेंस r है, टोटल चार्ज इसके अंदर q है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मेरा सेंटर है।
हमको जो R इक्वल टू, अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड एट R बोलना है, R इक्वल टू R पर, तो हमको R पॉइंट पर ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस मेरा इसी तरह से आएगा, इसके ऊपर ही आ जाएगा बैठा। तो ये डॉटेड पोर्शन है, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ये मेरा गॉसियन सरफेस है। और यहाँ पर फिर से मेरा रो इक्वल टू के इंटू आर एस टू अल्फा दिया है। अब फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से यहाँ पर बोलेंगे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इस तरह लिख देंगे हम ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पर करेंगे फिर से वही सेम प्रोसेस, यहाँ पर एलिमेंट लेंगे एक्स डिस्टेंस दूर, यहाँ पर डी एक्स विड्थ का एलिमेंट ले लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट लेंगे डी एक्स विड्थ, तो इसका हमको चार्ज इनसाइड ढूंढना होगा। तो क्या करेंगे हम, जो मेरा क्यू इनसाइड हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू यहाँ पर के इंटू आर एस टू अल्फ़ा डेंसिटी सॉरी रो इंटू वॉल्यूम लिखते हैं ना हम यहाँ पर इस तरह से। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, बिकॉज यहाँ पर सरफेस इस बार 0 से लेके r पॉइंट तक ढूंढना है, तो इंटीग्रेशन हम 0 से लेके r तक करेंगे, 0 से लेके r तक। तो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो और वेरिएबल यहाँ r की जगह पे x रख दो। कांस्टेंट क्या है 4 पाई और k कांस्टेंट है उसको बाहर, और 0 से लेके r अंदर। बचा क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 प्लस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 4 बाई के, यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा मेरा एक्स रेस टू 3 प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r। यहाँ पर x की जगह पर r पुट कर दो तो सेम मेरा आंसर आएगा 4 बाई के हो जाएगा r रेस टू 3 प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा। इस तरह से अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए क्या हो जाएगा मेरा, डी ए होता है गॉसियन सरफेस का, डी ए होता है गॉसियन सरफेस का एरिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू क्यू इनसाइड हो गया मेरा, क्या है मेरा 4 पाई के आर रेस टू 3 प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा इंटू ये एप्सिलॉन नॉट तो है ही। तो मेरा क्या से क्या है, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है एट डिस्टेंस आर आ रही है मेरा, यहाँ पर के बचा है और एप्सिलॉन नॉट बचा है और ऊपर बचा है आर रेस टू 1 प्लस अल्फ़ा और नीचे बचा है अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा। इस तरह से यहाँ पर बचा है, ठीक। तो मेरा एट डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्या आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर आ रही है के बाई एप्सिलॉन नॉट आर रेस टू 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा। अब इसको यहाँ से रफ करके हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो उससे हमको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, हमको अल्फ़ा ही फाइंड करना है, तो दोनों कंपेयर कर लेंगे तो अल्फ़ा वैल्यू मिल जाएगी। हमको यहाँ पर स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 इज 1/8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2 क्या है मेरा, k बाई एप्सिलॉन नॉट r/2 रेस टू 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 1/8 लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं r रेस टू 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस अल्फ़ा, ठीक। तो यहाँ पर देखो k बाई एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ भी आएगा, तो k बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 3 प्लस अल्फ़ा कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है r/2 रेस टू 1 प्लस अल्फ़ा और यहाँ पर बच रहा है r रेस टू 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 8। यहाँ पर से r रेस टू 1 प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच क्या रहा है 1/2 रेस टू 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू बच रहा है 1/8। तो इसको फर्दर किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, 1/2 रेस टू 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है, 1/2 रेस टू क्यूब, 8 को मैंने 1/2 रेस टू क्यूब लिख दिया। अब मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूँ, तो 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 3, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ रहा है मेरा 2। तो ये था प्रोसीजर फाइंड करने के लिए अल्फ़ा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको r/2 पर ढूंढना था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको r पर ढूंढना था, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको कंपेयर करके इस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो इसको यहाँ से रफ करके हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे है, पहले उसको आप पॉज कर लो, फिर उसको ट्राई कर लो। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कैमरा ऑन है कि नहीं। ओके, कैमरा तो ऑन है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर इस तरह से आ चुका है, जो कि शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा या सेकंड लास्ट है, देखना पड़ेगा। बट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये जे एडवांस 2012 का क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन में दिया है इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। एक हमारे पास लॉन्ग इन्फाइनाइटली सिलेंडर है, इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। सिलेंडर जो है इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। अंदर इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करके दिया है कुछ। ये फिगर आपको दिया था एग्ज़ाम में, ये फिगर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ इस तरह से। और ये सिलेंडर है, ये रेडियस जो है आर है। क्या बोला है यहाँ पर, ठीक है, ये रेडियस यहाँ पर आर दिया है, इसको ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा। ये जो रेडियस है मेरा आर है। A infinitely long cylinder of radius r has a uniform volume charge density rho। इसका जो हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है वो हमको रो दिया है। It has a spherical cavity of radius r/2। क्या बोला है यहाँ पर, एक स्पेरिकल कैविटी है इसके पास। एक कैविटी मतलब क्या होता है, कैविटी मतलब होता है होल। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि सिलेंडर है, इसके अंदर समझ लो आपने एक स्पेरिकल होल कर दिया है, कुछ स्पेरिकल इस तरह से आपने होल कर दिया है। ऑफ रेडियस r/2, आपने r/2 रेडियस का आपने एक स्पेरिकल होल कर दिया। ये क्या है, मेरा कैविटी है। कैविटी मतलब होल है, स्पेरिकल होल है। एज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर के एक्सिस से 2r डिस्टेंस दूर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करनी है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r हमको दिया है यहाँ पर 23 रो r अपॉन 16 k एप्सिलॉन नॉट, ये हमको दिया है। और बोला है k की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पर k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर इसका अप्रोच क्या होगा, वही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r ढूंढना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि पूरा सिलेंडर हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास सिलेंडर के अंदर एक होल भी है हमारे पास। मतलब सिलेंडर के जैसे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होल के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज यहाँ पर कोई चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर होल है तो कोई चार्ज होगा नहीं, तो इसके वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाकी पोर्शन जो सिलेंडर का उसकी वजह से ही आएगी। तो हमारा इसके अंदर थॉट प्रोसेस क्या होगा, वही यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो यहाँ पर थॉट प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर, मैं करूँगा क्या यहाँ पर, बिकॉज हमको 2r पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर एक कैविटी है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 2r के जैसे हमको फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड हम पूरे सिलेंडर का फाइंड करेंगे। उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर, हम स्पीयर या तो कैविटी लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी हम माइनस करेंगे। मतलब ये तो कैविटी है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा सिलेंडर है, तो पूरी सिलेंडर को जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद इतना जो स्पीयर है उसकी वजह से यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, बिकॉज इतने पॉइंट के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो उतने पॉइंट के जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम माइनस कर देंगे। तो हमारा मेन स्टेप तो यही है, आखिरी का मेन स्टेप यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर ढूंढो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर ढूंढो, और दोनों को जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों को सेपरेट कर दो, तो हमारा 2r पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। क्या होगी, जिसकी वैल्यू है यहाँ पर 23 रो r अपॉन 16 k एप्सिलॉन नॉट। तो k की वैल्यू ढूंढनी है। मैंने आपको थॉट प्रोसेस दिखा दिया, आगे का प्रोसेस आप करो। मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, आप पहले पॉज करके इसको कर लो। तो देखो मैं अब करना शुरू करता हूँ, ठीक, अब करना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर तो हमको 2r पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहला स्टेप हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। तो हम गॉस लॉ की मदद से करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। तो देखो यहाँ पर सिलेंडर है, तो यहाँ पर हमको 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम सिलेंडर के लिए हमारा गॉसियन सरफेस क्या था, सिलेंडर के लिए हमारा, अब यहाँ पर ये r/2 इसको रफ कर देता हूँ, ठीक,
अभी के लिए मैं r/2 रफ कर देता हूँ, बिकॉज हम पहले पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, पहले पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो देखो सिलेंडर है हमारा, तो सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है, सिलेंडर। यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, एक इस तरह से इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरा इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है। इसका रेडियस जो है 2r है, सिलेंडर का रेडियस क्या है 2r, सिलेंडर का रेडियस कितना है 2r। मैंने यहाँ पर इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर सिलेंडर के यहाँ पर 3 सर्फेसेस हैं, किस तरह से फ्लक्स फाइंड किया जाए हमने लेक्चर में किया था। 3 सर्फेसेस हैं यहाँ पर, ये ऊपर वाला और ये कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। तो हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट पर इसका रेडियस जो है 2r है। तो फिर से यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका रेडियस जो है वो r है। चार्ज जो है इसके अंदर ही है, सिर्फ चार्ज गॉसियन सरफेस इतना बड़ा है बट चार्ज यहाँ पर इतने अंदर ही है। तो हमको 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो किस तरह से लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम 2r डिस्टेंस पर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है इस सरफेस के लिए। कितने सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है और ये मेरा थर्ड सरफेस है। तो थर्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इसके वजह से फ्लक्स आएगा। फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा मेरा, फ्लक्स नेट होगा फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू सेकंड सरफेस प्लस फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस। तो थर्ड सरफेस के लिए फ्लक्स तो आ रहा है बट ओके, तो फर्स्ट सरफेस जो है यहाँ पर एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर इस तरह से होगा आउटवर्ड नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है, मीन्स यहाँ पर भी जो फ्लक्स है मेरा वो 0 है, यहाँ पर भी जो मेरा फ्लक्स है वो 0 है, सिर्फ यहाँ पर भी जो मेरा फ्लक्स है वो आ रहा है बिकॉज एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पर फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा मेरा, ये जो सरफेस की वजह से 0 है, फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस वो हो जाएगा मेरा ई हो जाएगा DA cos 0। यहाँ पर cos 90 बन रहा था इसलिए 0 है, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं E इंटू DA, इसको यहाँ से मैं इस तरह से, अब यहाँ पर E इंटू DA लिख सकता हूँ मैं अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ E DA इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर जितने भी कर्व सरफेस एरिया है हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व सरफेस एरिया की वजह से फाइंड करना है, ये जो सरफेस की वजह से तो 0 है। तो यहाँ पर देखो जो कर्व सरफेस एरिया है, सपोज सिलेंडर का लेंथ अगर L है, ये हमने इमेजिनरी मारा है बिकॉज L पर डिपेंड ही नहीं करेगा, हमने सिर्फ ऐसे L मान लिया, ठीक। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ DA इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा कर्व सरफेस के लिए। तो यहाँ पर DA वेक्टर क्या होगा, हमने बोला है जो DA होता है वो गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, तो गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर लिया है और सिलेंडर में भी सिर्फ कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट। तो यहाँ पर DA हो जाएगा मेरा कर्व सरफेस जो कि हो जाएगा 2 पाई इंटू रेडियस, कितना है इसका रेडियस है 2r, तो 2 पाई इंटू 2r इंटू L, हम लिखते हैं ना 2 पाई RL, बट इसका रेडियस 2r है, तो 2 पाई इंटू 2r इंटू L इक्वल टू Q इनसाइड। अब देखो यहाँ पर चार्ज कितने अंदर है, चार्ज सिर्फ ये रेडियस r के अंदर है। हम बोले ना, मैंने बोला था ना कि Q इनसाइड कहाँ पर लेना होता है, जहाँ जितना गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज हो, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ इतना ही चार्ज है, तो यहाँ पर Q इनसाइड हो जाएगा मेरा, Q इनसाइड हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा मेरा, देखो इसको रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो मेरे को रो दिया है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिर्फ इतने सरफेस का सिलेंडर का वॉल्यूम, इतने सरफेस का सिलेंडर का वॉल्यूम जो कि हो जाएगा पाई इंटू r स्क्वायर L, पाई r स्क्वायर इंटू L। यहाँ पर 2r मत लिख देना, चार्ज जो है सिर्फ रेडियस r अंदर ही है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर r लिखा है। तो इसको यहाँ पर फर्दर लिखो, रो इंटू पाई r स्क्वायर इंटू L। यहाँ पर से देखो L और L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर से L और L कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर से, और यहाँ पर से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ड्यू टू सिलेंडर क्या आ रही है मेरा, रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ड्यू टू सिलेंडर आ रही है मेरा रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। इसको यहाँ पर से हम नोट करके लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर से नोट करके लिख लेता हूँ। ये समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर किस तरह से आई। हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस का एरिया लिखा है यहाँ पर 2 पाई 2 RL,
और यहाँ पर चार्ज रखा, जितना चार्ज है इनसाइड पाई आर स्क्वायर एल, उसका वॉल्यूम लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, सॉरी रो इंटू वॉल्यूम होता है कि नहीं, तो इस तरह से हमने लिख दिया उसको। तो यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर आया रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको नोट कर लो, हम फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ढूंढते हैं। मैं इसको यहाँ से रफ करके, ये पॉइंट को आप नोट कर लो, क्या आया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, क्या है मेरा, ये मेरा आखिरी का स्टेप है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर आ रहा है मेरा रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ढूंढ लेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारा सेकंड प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। यहाँ पर स्फीयर कुछ इस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करके दिया है, और स्फीयर है उसका रेडियस जो है वो r/2 है, इसका रेडियस जो है r है। हमको यहाँ पर डिस्टेंस 2r डिस्टेंस दूर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ये स्फीयर की वजह से, सिर्फ स्फीयर की वजह से, ठीक है। तो स्फीयर की वजह से क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे स्फीयर का इस तरह से गॉसियन सरफेस। अब इमेजिन करो कि सिलेंडर है ही नहीं, अब सिर्फ हम स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इमेजिन करो कि ये स्फीयर है ही नहीं, इस तरह से हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, जिसका रेडियस है 2r। तो फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ढूंढना हमको, तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर दिशा में कांस्टेंट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल सकते हैं, सेम यही प्रोसेस है हर बार का, और ये हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो डी ए लिखते हैं हम, डी ए किसका लिखते हैं, गॉसियन सरफेस का। तो मेरा गॉसियन सरफेस क्या है, मेरा ये है, तो इसका एरिया लिखो यहाँ पर, हो जाएगा ई इंटू, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये तो आपको पता ही होता है, तो 4π2r का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर मेरा गॉसियन सरफेस जो है 2r डिस्टेंस दूर था, हमने यहाँ पर 2 लिखा। अब यहाँ पर क्यू इनसाइड, मेन बात है यहाँ पर क्यू इनसाइड चार्ज, देखो चार्ज कितने तक है, चार्ज सिर्फ ये स्फीयर के अंदर है, बिकॉज जो ये कैविटी है, तो इसके ऊपर से हम चार्ज ढूंढेंगे, तो इसका चार्ज डेंसिटी हो जाएगा रो हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस कितना r/2, तो r/2 का क्यूब, यहाँ पर इसका इस तरह से वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम लिख देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा मेरा वॉल्यूम, चार्ज हो जाएगा मेरा 4/3 पाई r/2 का क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। तो 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, हाँ r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मेरा रो r अपॉन 2 का क्यूब 8 3 24 4 96, यहाँ पर आ रहा है 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक r बचेगा, और 2 का क्यूब होता है 8 3 24 4 96। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर क्या आ रही है मेरा, रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर उसको भी नोट कर लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से, इसको मैं रफ करता हूँ, होप करता हूँ आपको समझ पड़ा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर क्या आ रही है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर आ रही है मेरा रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको या तो कैविटी भी लिख सकते हो, ठीक है, स्फीयर लिखो चाहे कैविटी लिखो, कैविटी था उसके अंदर, वो होल था। तो हमारा नेट प्रोसेस क्या है कि हमको 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो नेट प्रोसेस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर है मेरा रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर है मेरा रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, यहाँ पर 23 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 24 रो r माइनस रो r अपॉन हो जाएगा 96 एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा हो जाएगा मेरा 23 रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट।
बट हमको क्या दिया है यहाँ पर कि हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके के की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 23 रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 23 रो आर अपॉन 16 के एप्सिलॉन नॉट। तो 23 रो आर कैंसल, एप्सिलॉन नॉट कैंसल, तो मेरा आएगा यहाँ पर 16 के इक्वल टू 96, तो के की वैल्यू हो जाएगी मेरी 6। तो यहाँ पर इस तरह का ये क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया था जे एडवांस वालों ने, जिसमें उन्होंने सिलेंडर के अंदर कैविटी डाल दी थी। तो अपना थॉट प्रोसेस क्या हो जाएगा कि सिलेंडर में से वो कैविटी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको माइनस कर दो, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी या डिस्टेंस 2r। तो इसी तरह का थॉट प्रोसेस था मेरा ये क्वेश्चन के अंदर। देखो मेरा लास्ट क्वेश्चन था कि क्वेश्चन कोई बचा है यहाँ पर। ओके, तो आज के लिए मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के ऊपर से अपना हम लेक्चर एंड करते हैं। तो जे एडवांस में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे गॉस लॉ के ऊपर हम सबने आज लिया हमने, और उसको हमने करने का कोशिश किया। होप करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और स्पेशली आप ये लेक्चर अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हो, बिकॉज ये लेक्चर जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं बट ये डीपीपी सेशन अटेंड करते नहीं हैं, और इसकी वजह से उनका जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है वो वीक रह जाता है। आप ये लेक्चर अपने फ्रेंड लोग को शेयर करें, जिससे कि वो भी देखें लेक्चर को और क्वेश्चंस को ट्राई करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो होप करता हूँ आपको लेक्चर समझ पड़ा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा